अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दर हकीकत के साथ आपका मेज़बान बिलाल एहसन हाजिर है। नाज़रीन, आज जब हम इस लाइव प्रोग्राम में स्टूडियो में बैठे हैं तो हम गुज़श्ता हफ्ते पे नज़र डालते हैं, तो गुज़श्ता हफ्ते भी हमें सबसे ज़्यादा जो नज़र आता है कि सियासत के साथ साथ मईशत पे भी थोड़ी सी तवज्जो जो है वो हमें ज़्यादा गहरी नज़र आती है। उसकी वजूहत भी शायद यही है कि 10 जून को 2022 के बजट का ऐलान किया गया है। उस बजट की तैयारी के हवाले से भी IMF से जो है इनके मुज़ाकरात होने थे और मिफ्ता इस्माइल वफाकी वज़ीर ख़जाना वो IMF की तरफ गए दोहा और वहाँ से मुज़ाकरात हुए। उसके बाद इन्होंने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में और बिजली की जो सब्सिडी थी साबका हुकूमत दी थी उसको ख़त्म करने के लिए उन पर दबाव डाला गया, जिसके बाद इन्होंने फौरी तौर पर जो है पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में उन्होंने रिवाइज़ किया और रिवाइज़ करने के साथ पेट्रोल डीजल की कीमत में उन्होंने 30 रुपये का इजाफा कर दिया। अब फी लीटर 30 रुपये के इजाफे के बाद अब जो कोशिश की जा रही है कि बिजली पे भी जो सब्सिडी है उसको भी ख़त्म किया जाए और मज़ीद मरहलावार पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मज़ीद इजाफा किया जाएगा। अब सवाल ये पैदा होता है कि क्या डॉलर्स के रेट जो हैं वो अपने तारीखी बुलंदी पे जाने के बाद अब थोड़े से जो है वो 2 से 3 रुपए की कमी आई है और इस वक्त ओपन मार्केट में 198 रुपये और ओपन मार्केट में 198 रुपये और इंटर बैंक में 199 रुपये के हिसाब से फरोख्त हो रहा है। 38 अशिया पे इंपोर्ट पे पाबंदी लगी हुई है। उधर भी एक रोला पला हुआ है। वो रोला ये है कि जो ताजिर इस हवाले से जो काम करते हैं इंपोर्ट आइटम पे, वो बहुत ज़्यादा जो है वो तहफ़्फ़ुज़ात है उनके, और उनका कहना ये है कि उसकी वजह से उनके कारोबार पर असर पड़ा और तकरीबन 5 लाख से ज़ायद अफराद जो है वो बेरोज़गार हो जाएंगे अगर इंपोर्ट अशिया पे इसी तरह पाबंदी रही। बहरहाल हुकूमत कुछ हमें इस्तेहकाम की जानिब जाती हुई नज़र आ रही है और बजट का भी ऐलान हो गया और बजट के ऐलान के होने वाला है। इसके अलावा ये है कि पेट्रोल मसनूआत की कीमतें बढ़ा दी और सबसे बड़ी खबर यह है कि गवर्नर पंजाब पर जो एक कंट्रोवर्सी थी वो भी कंट्रोवर्सी आज दूर हो गई और नए गवर्नर पंजाब बलीगुर रहमान साहब ने हलफ भी उठा लिया। तो लिहाजा हम देख रहे हैं कि कुछ इस्तेहकाम की जानिब जो है वो मुल्क जा रहा है और मज़ीद माशी तौर पे क्या होगा आज हम अपने मेहमानों से मालूम करेंगे और इस प्रोग्राम में मालूम करने की कोशिश करेंगे कि दर हकीकत पस मंज़र क्या है। आज इस प्रोग्राम को जिस मेहमानों ने हमें अटेंड किया या जीनत बख्शा है उनका मैं आपसे तारुफ करवाता चलूँ, उसके बाद हम आगे मज़ीद बढ़ेंगे। तो मेरे पहले मेहमान हैं जनाब गुलजार फिरोज साहब। गुलजार फिरोज साहब जो है सेंट्रल चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन के। थैंक यू। समीर गुलजार साहब जो है वो सेंट्रल चेयरमैन है ऑल पाकिस्तान CNG एसोसिएशन। मेरे दूसरे मेहमान है जनाब मोहम्मद सईद कुरैशी साहब। अक्सर आप हमें इनको स्क्रीन पे देखते रहोगे, हमारे प्रोग्राम में आप आते रहें, और ये हैं चेयरमैन ऑल कराची ताजिर अलायंस फूड कमेटी और एक और उनका तारुफ है कि चेयरमैन है शेखल कुरैश के भी। थैंक यू सईद कुरैशी साहब और समीर गुलजार साहब, बहुत शुक्रिया कि आप यहाँ तशरीफ लेकर आए और हम आपसे कुछ बातें करेंगे और इकोनॉमिक्स के हवाले से ही जानने की कोशिश भी करेंगे। लेकिन नाज़रीन आप एक छोटी सी रिपोर्ट देखेंगे, रिपोर्ट के बाद दोबारा हाजिर हो। इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मईशत को लेकर मुश्किलात के मुल्क में इस वक्त सियासी और मुआशी अफरा तफरी की वजह से हर इदारा मफलूज होकर रह गया है। एक जानिब मौजूदा हुकूमत की पॉलिसियां हैं तो दूसरी जानिब साबिका हुकूमत के फैसलों को मुस्तरद किया जा रहा है। मौजूदा इत्तेहादी हुकूमत मुल्क की मईशत को लेकर मुश्किलात के भंवर में फंसी हुई है। अगर कहा जाए कि न उगला जा रहा है और न निगला जा रहा है तो गलत न होगा। IMF के मुतालबे पर हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोलियम मसनूआत और बिजली पर साबिका हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सब्सिडी को बिलाखिर खत्म करने पर मजबूर हो गई। फी लीटर पेट्रोल और डीजल पर 30 रुपए इजाफे पर मजबूर हो गई और अब बिजली की कीमतों पर दी जाने वाली सब्सिडी को खत्म किया जा रहा है। IMF से मुज़ाकरात पर हौसला अफजा खबर आने के बाद डॉलर की कीमतों में कमी हो रही है। डॉलर 203 से 198 रुपए तक नीचे आ गया है। स्टॉक मार्केट भी किसी हद तक दबाव से आजाद हुई है। हुकूमत की जानिब से तकरीबन 38 अशिया की दरामदात पर पाबंदी लगाने पर ताजिर सरापाए एहतजाज हैं। कहते हैं कि तकरीबन 5 लाख से ज्यादा ताजिर बेरोजगार हो जाएंगे, जिसके नतीजे में स्मगलिंग में इजाफा हुआ है। इसके क्या मुज़िर असरात होंगे, मुआशी माहिरीन की मुख्तलिफ आरा है। तीसरी जानिब तहरीक इंसाफ की जानिब से 25 मई को जज्बी तौर पर लॉन्ग मार्च के नाकाम होने के बाद इत्तेहादी हुकूमत को लाइफ लाइन मिल गई है। मुआशी माहिरीन का कहना है कि आने वाले दिनों में अशिया खुरोनोश की कीमतें आसमान पर चली जाएंगी, जबकि हुकूमत की गलत पॉलिसीज भी बहरान को जन्म दे सकती हैं। पाकिस्तान में सनतों के फरोग की जानिब किसी की भी संजीदा तवज्जो नहीं है। बड़े सनतकार हों या छोटे और दरमियाने ताजिर, सभी परेशान हैं।
नाज़रीन, आपने देखी है एक रिपोर्ट, हम इस रिपोर्ट को दिखाने मकसद है कि हम इसको ही अहाता करते हुए हम अपने मजीद प्रोग्राम को आगे बढ़ाएंगे और अपने मेहमानों से यह मालूम करने की कोशिश करेंगे कि इस वक्त माशी तौर पर क्या सूरत हाल है। लेकिन एक छोटी सी मजबूरी हमारी भी है कि एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक लेना हमें, और कमर्शियल के बाद हाजिर होंगे, तो तसलसल के साथ इस गुफ्तगू को जारी रखेंगे। साथ रहिए। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम देख कर हम दोबारा हाजिर हैं और जैसा कि मैंने आपको बताया कि हमारे साथ दो मेहमान मौजूद हैं, समीर गुलजार साहब और मोहम्मद सईद कुरैशी साहब। स्काइप पे मेरे साथ जो होंगे वो होंगे मोहम्मद शेरोज खान लोधी साहब, जो कि ये माशी तज़्ज़ेकार भी हैं। तो मैं चाहता हूं कि पहले मैं शेरोज खान से स्टार्ट करूँ पे स्काइप पे, कि मैं उनसे थोड़ा सा पूछ लूँ, फिर उसके बाद हम गुलजार साहब की ओर चलेंगे। तो शेरोज खान साहब, लोधी साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। जनाब, क्या हाल है? खैरियत से हैं? क्या सूरत हाल है माशियत की इस वक्त पाकिस्तान में? मईशत की तो जो सूरत हाल है वो सबके सामने ही है और इतनी ज्यादा खास नहीं है मईशत की सूरत हाल। लेकिन तवक्कुआत की जा सकती है हुकूमत से भी कि ये हमें डिफॉल्ट की तरफ नहीं लेके जाएंगी और सिचुएशन को जल्द अज जल्द संभाल लेंगी। लेकिन फिलहाल यही लगता है कि शायद ये हुकूमत भी पॉलिटिकल डिसीजंस को इकॉनमी के साथ मिला रही है। हालांकि इसमें मईशत किसी भी पॉलिटिकल स्टांस, किसी भी पॉलिटिकल मूव का मुतामिल नहीं हो सकती। तो लिहाजा हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि ये पॉलिटिकल मूव के साथ जो सब जानते हैं कि जो 15 जो दिन गुजर चुके हैं और अब कहीं जाकर जब IMF ने इनको डायरेक्शन दी है, तब कहीं जाकर इन्होंने अपनी स्ट्रेटेजी को रिवाइज किया है और जो सब्सिडीज जो ये कंटिन्यू कर रहे थे, जो खान साहब के टाइम से चलती हुई आ रही थी, तो इन्होंने अब कहीं जाकर इस सिचुएशन को मिनिमाइज किया है और सब्सिडीज को रिमूव किया है। तो मैं ये समझता हूँ कि जब ये हुकूमत में आए थे तो इनके सामने सारी सिचुएशन वाज़ेह थी, सारे मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर इनके सामने थे। कोई मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर ऐसा नहीं था जो कोई बहुत एक अच्छी पिक्चर दिखा रहा था। हमारे फॉरेन रिजर्व उस वक्त भी डिप्लीटिंग फैक्टर में थे, करंट अकाउंट उस वक्त भी हमारा खसारे के अंदर था, हमारा रुपी पैरिटी जो था, हमारा रुपी उस वक्त भी डेप्रिशिएट था। तो होना ये चाहिए था कि जो इमरजेंसी सिचुएशन थी, इमरजेंसी स्टेप्स जो लेने थे वो उसी वक्त ले लिए जाते, तो शायद हम आज 15 दिन बाद, 20 दिन बाद, महीने बाद जब IMF की डायरेक्शन पर काम करने जा रहे हैं, तो हो सकता है कि जब हमने हुकूमत संभाली थी तो हम ये काम जब नहीं कर सकते थे। तो लिहाजा अब हम ये समझते हैं कि अब सिचुएशन को ना ज्यादा डिले करते हुए सिचुएशन को आगे लेके चलना चाहिए, क्योंकि जो सब्सिडीज अब रिमूव की गई लेकिन शेरोज साहब, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, IMF के अगर ये डायरेक्शन पे चल रहे हैं तो फिर एक फायदा और भी तो है कि साबका हुकूमत उन्होंने $6 अरब की पेशकश की थी, इनको उन्होंने $8 अरब की पेशकश की है, तो लाजमी सी बात है कुछ ना कुछ तो उनका समर देंगे ना। ये देखिए, ये लोन होता है और इसकी अगर लिमिट बढ़ जाए तो कोई इतना कोई खास मतलब लोन है। बहुत सारी कंट्रीज पिछली हिस्ट्री में IMF के साथ कोऑर्डिनेशन में रही हैं और वो बहुत अच्छी कंट्रीज थी इकोनॉमिक वाइज, बट उनका भी सिचुएशन यही रहा है कि उन्होंने लोन भी दिया, अपनी इकोनॉमी को इंडिपेंडेंट बनाया, अपनी इकोनॉमी के अंदर ग्रोथ भी करा है। हम लोग बधाई भी कर रहे हैं कि मिसाल के तौर पर हम लोग अगर 100 रुपये वहाँ से लिए हैं और 15 रुपये उसकी कॉस्ट है, तो हम उस कॉस्ट प्लस प्रिंसिपल जो हमारा 115 है उसको 120 में करते हैं, 125 में करते हैं, उल्टा हम उसकी वैल्यू को घटा रहे हैं और जब उसकी वैल्यू घट रही है तो हम उस एडिशनल जो हमारा लोन है उसको पे करने के लिए हम एडिशनल लोन ले रहे हैं। तो ये कोई इतनी खास वजह नहीं है कि अगर वो IMF हमारी लिमिट बढ़ा देता है तो हम ये समझें कि शायद कोई बहुत अच्छी चीज हो गई है। हमें सिर्फ अपने अंदर अपने रिफॉर्म्स को देखना होगा कि हम क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। IMF तो शेरोज साहब, आप क्या समझते हैं कि अब ये हुकूमत जो है, मुझे लग रहा है कि ये 15 महीना जो है वो पूरा मतलब ये कि हुकूमत करके जाएगी, तो आप क्या समझते हैं कि मईशत में बेहतरी की तवक्को की जा सकती है या नहीं की जा सकती? मईशत में बेहतरी की तवक्को बिल्कुल इस हुकूमत से की जा सकती है अगर ये टाइमली डिसीजन लेके आगे चले। लाइक सब्सिडीज रिमूवल फर्स्ट डे से आपके साथ कर देना चाहिए था, आज भी आप लोगों ने किया है तो आप फर्स्ट डे से आकर कर देते। अभी भी स्टिल आपने जो 30 रुपया बढ़ाया है, अभी भी स्टिल रुपी का जो आपका डीजल पेट्रोल के ऊपर जो प्राइसेस बढ़ रही है और बढ़ रही है। अभी आपने 500 सब्सिडी को रिमूव किया है। इसमें सबसे एक मेन एलिमेंट जो मैं समझता हूँ वो ये है कि अभी इस वक्त करंट जो गवर्नमेंट है, जो पिछली भी हुकूमत थी, इन्होंने इस वक्त सेल्स टैक्स की वैल्यू को जीरो किया हुआ है। तो लिहाजा इस वक्त
इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं आ रहा। व्हाट हाउ कि अगर सेल्स टैक्स बीच में ऐड हो जाए तो ये बहुत ज्यादा शेराव साहब आप हमारे साथ रहिएगा, अब हमारे साथ ही रहिएगा। मैं जरा ये समीर गुलजार साहब नहीं है, सेंट्रल चेयरमैन और पाकिस्तान सीएनजी एसोसिएशन के, मैं जरा इनसे गुफ्तगू, आप हमारे साथ ही रहिएगा। जी गुलजार साहब, ये कह रहे हैं कि डिफॉल्ट की तरफ हम जा रहे हैं। देखिए जो नंबर्स अभी अवेलेबल हैं, और अगर इस तरह के इन्होंने थोड़ा सा अगर ये कर लिया तो जो अभी रिजर्व हमारे पास हैं $32 बिलियन की हमारी इंपोर्ट रेमिटेंसेज हैं, $31 की हम एक्सपोर्ट कर लेते हैं, तो मैं नहीं समझता कि जून 2024 तक ये डिफॉल्ट करें। वी आर इन सेफ। अगर और उस पर IMF के उनको किस्तें भी मिल जाती है, लेकिन इनको सबसे बड़ा प्रॉब्लम जो आ रहा है, जैसे अभी चमरोज साहब ने बात की कि जी हमारा पेट्रोल और डीजल के ऊपर सेल टैक्स जीरो है, पेट्रोलियम लेवी जीरो है, लेकिन आप देखें पिछले महीने के अगर नंबर्स आप देखें, अप्रैल में हाईएस्ट नंबर इन द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान 9,11,000 टन हमने डीजल इंपोर्ट किया जी, सेल हुई, इंपोर्ट नहीं किया, हाँ। और 7,51,000 लीटर टन पेट्रोल किया। अगर इनके ऊपर देखें 7,51,000 ये डीजल हमने पेट्रोल, अच्छा इनके ऊपर अगर आप दोनों पे जो इन्होंने पिछले महीने सब्सिडीज दी हैं, अब अगर इंजीनियरिंग फिगर्स आप बात कर रहे हैं तो अलग है, लेकिन जो जेन्युइन फिगर्स आती हैं वो 142 अरब रुपए आती हैं, ठीक है। और अगर अभी अगर जैसे अगर हम इनके ऊपर अगर हम पेट्रोलियम लेवी देखिए, ये जो अभी 30 जो पिछली दफा जो ये कर रहे थे वर्किंग, वो $108 पे हुई थी, आज $116 है, $116, ठीक है। आज के हिसाब से अगर एज ऑन टुडे अगर गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर पेट्रोलियम डिफरेंशियल क्लेम और 30% पेट्रोलियम लेवी और 17% इनका सेल टैक्स अगर चार्ज करे तो पेट्रोल की प्राइस आ जाएगी 265 से 66 रुपए लीटर और डीजल की आ जाएगी 305 रुपए लीटर। जब ये नंबर आ जाएंगे तो आपका इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, 100% इन्फ्लेशन बढ़ जाएगा, हर चीज़ बढ़ जाएगी। लेकिन अब वो आपके पास चॉइस नहीं है कोई। आप बात कर रहे हैं कि जी 7200 बिलियन हम अगले साल टैक्स कलेक्ट कर लेंगे, वो जो ने टारगेट रखा है, जब तक ये चीजें नहीं करेंगे तो कैसे करेंगे। लेकिन एक बात तो है कि लास्ट ईयर से अब तक जो इन्होंने इस बार 5,000 से ज्यादा जो इन्होंने टैक्स जमा किया, एक तारीख साथ जो इन्होंने टैक्स बिल्कुल किया, उसमें तो उम्मीद की जा सकती है ना कि अगले साल अगर आप देखें सब चीजों को मैनेज करना पड़ेगा। और कुछ इंटरनेशनल अगर देखें, अगर रशिया और यूक्रेन की वॉर में अगर कोई कूल डाउन कुछ कम आ जाए तो ये इंटरनेशनल पेट्रोल की जो प्राइसेस है, ब्रेंट की जो प्राइसेस हैं, हम ब्रेंट पे ट्रेड कर रहे होते हैं, तो ये हम लोगों को अगर $10-20 का $25 का फर्क आ जाए तो हमारी बहुत बड़ी इंपोर्ट में फर्क आ जाएगा। तो मतलब ये आप समझते हैं कि 2024 तक हम अभी डिफॉल्ट का खतरा नहीं है? डिफॉल्ट का बिल्कुल खतरा नहीं है। अगर कोई नंबर्स मेरे सामने बैठ के अगर आप एक बैठ के अगर ओपन सेशन करेंगे तो सारे नंबर मेरे पास भी हैं, सारे इकोनॉमिस्ट के पास भी हैं। अच्छा, आप जो ये कह रहे हैं कि ये जो पेट्रोल और डीजल की जो खपत हुई, तो सवाल ये पैदा होता है कि हमारी तो आबादी बढ़ रही थी, तो डेली बेडी मजीद इसमें इजाफा होता रहेगा। अब अगर 2024 तक हम जाते हैं तो इसमें मजीद मेरे ख्याल में 2-3 लाख रुपए का 2-3 लाख लीटर का इजाफा हो जाएगा डीजल में, 2 लाख। देखिए इस वक्त जो है ना, सबसे बड़ी हिट जो आई है ना गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, इन्होंने जो प्रीवियस गवर्नमेंट ने सीएनजी के साथ जो सलूक किया, और सीएनजी के साथ हम उनके पास गए, हमने बोला कि जी आप सीएनजी हमारे को, जब आप कतर से कॉन्ट्रैक्ट और कर रहे हैं 10% का, आप एक जहाज और ले लें, 3 कॉन्ट्रैक्ट कर लें और एक जहाज आप सीएनजी को डेडिकेट। अच्छा, मेरा ख्याल है कि आप लोगों से ये भी बात हुई थी कि सीएनजी जो आरएलएनजी को आपको इंपोर्ट करने की बात कर रहे हैं, उसी बात इजाजत दी थी, लेकिन नहीं इजाजत दी, पेपर पे बोला था हाँ कर लें आप, लेकिन हमने बोला कि जब आप कॉन्ट्रैक्ट साइन कर रहे हैं 10% एक जहाज आप कर लें और वो जहाज मंगा के सिर्फ डेडिकेटेड सीएनजी को दे दें, वो आरएलएनजी, उससे इनकी जो हमने वर्किंग की थी $120 मिलियन। ये साबका हुकूमत की बात कर रहे हैं, $120 मिलियन की बात थी। उसके वक्त उस वक्त के जो आपके मिनिस्टर साहब थे रज़ाक दाऊद साहब, उन्होंने बोला जी आई डोंट वांट सीएनजी इन पाकिस्तान, कोट अनकोट। अच्छा, मतलब सीएनजी नहीं चाहिए उन्हें? नहीं चाहिए। वो वजह अब उनको बेहतर पता होगा। खैर बहरहाल अब हम क्या कह सकते हैं इस हवाले से। जी सईद कुरैशी साहब, आप तो मेरा ख्याल है कि उनकी नुमाइंदगी कर रहे हैं जो हमारे जितने भी ताजिर हैं, जी बिल्कुल, जो पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों से, डॉलर की कीमत से इंपोर्ट लग गई, बैन लग गया, 38 टन जो बैन हो गए, तो इसकी आप नुमाइंदगी कर रहे हैं। बिल्कुल, क्या सूरत हाल है? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले आपका भी शुक्रिया और आपके चैनल का थैंक यू। आपने एक बड़े मज़ेदार बात की कि हम सईद साहब को मुतादिद बार यहाँ बुला चुके हैं,
तो क्या मैं पूछ सकता हूँ कि मैं जितनी बार भी यहाँ आया तो हमारे जो भी चाहे इनके मसाइल हो या पाकिस्तानियों के मसाइल हो या ताजिरों के मसाइल हो, उसमें से हमारे कितने % मसाइल हल हुए हैं? ये तो आप बताएंगे ना। आप बताएं ना। हमारे पास एक बेहतरीन तरीका जो है वो मीडिया है। हाँ। मैं ताजिर हूँ, हाँ। पाकिस्तान का, कराची का ताजिर हूँ जी। तो हम अपनी जो आवाज़ जो गवर्नमेंट तक पहुँचाते हैं वो मीडिया के थ्रू पहुंचाते हैं, आपके थ्रू पहुँचाते हैं। ठीक है। अच्छा, हम आएंगे आपको ये सारी चीज़ें, अब देखिए सर ने कितनी ज़बरदस्त सारी बातें बताई हैं, Calculation मेरे के पास साथ भी बताई। सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, मैं सारी बातें बताऊंगा। आखिर इसका हल क्या है? इसका हल तो यही है कि अल्लाह ताला उनको हिदायत दे। और क्या कह सकते हैं। अच्छा जी, देखिए जैसे अभी ये आप 180 पे जो पेट्रोल के और ये जो सारे जो जितने भी फिगर जो सामने आ रहे हैं, एक मैं बहुत सारी बातें ऐसे करूँगा जो बिल्कुल नेचुरल है, जी, जी, जो हम रोजाना देखते हैं। जी जी। हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, हमने यू टर्न बंद कर दिए, राइट टर्न, लेफ्ट टर्न बंद कर दिए। अब लोग क्या करते हैं, उनके जहन में ये था कि पेट्रोल की बचत। आज मैंने इतने मोटरसाइकिल वालों को देखा है, इतनी गाड़ी वालों को देखा है, सिर्फ पेट्रोल बचाने के लिए रॉन्ग साइड आते हैं कि जी हमारा पेट्रोल बच जाए। क्यों? ताकि 4 आने या रुपये उनका बच जाए। सर मौजूद के एक साथ ये दूसरी बात- हमारी अखलाकी गिरावट है। जब बिल्कुल, पेट्रोल सस्ता था गलत बात। उस वक्त भी यही करते गलत थे। बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। कानून की पासदारी हमारी करना अखलाकी चाहिए। गिरावट है। दूसरी चीज मुझे एक बात है, एक दिहाड़ीदार मजदूर की कितनी दिहाड़ी होगी? वो अगर अपनी बाइक के अंदर पेट्रोल डलवाएगा तो आधे से ज्यादा तो उसका महीने में जब वो खर्चे उठा के देखेगा तो उसकी बाइक पे या उसकी गाड़ी में तो वो तो सारा पेट्रोल में निकल जाएगा। उसके बाद में बच्चों की फीस है, उसके घर का खुर्द-नोश है, वो कहाँ से जाएगा? एक खाली पेट्रोल को न लें, आप देखें बनास्पति घी, डोल्डा ऑयल और 16 लीटर का जो ऑयल का जो टिन है कितना है? 8,600 रुपए का है, 16 लीटर। कहाँ लेके जाएंगे आप इस चीज को? कितने पैसे होंगे जो आदमी जो अपने घर का खर्चा निकालेगा? आप ये तो मुझे बताइए। इसका मतलब ये है कि आप ये कहना चाहते हैं कि बंदे जितने भी हैं तो फिर अमन अमान का मसला पैदा होगा, जाहिर है। फिर दुकानें बंद होंगी, बिल्कुल। बेरोजगारी फैलेगी, बेरोजगारी होगी। फिर वो स्ट्रीट क्राइम बढ़ेंगे। स्ट्रीट क्राइम बढ़ेंगे और हो रहा है, शुरू हो चुका है स्ट्रीट क्राइम। और पहले तो शक्ल से लगता था ना कि डकैत जा रहा है, डाकू जा रहा है। अब तो अल्लाह माफ करे, ऐसे ऐसे लोग हैं, व्हाइट कॉलर किस्म के लोग हैं जो क्या करेंगे, मरता क्या ना करता। वो उन्होंने यही बेहतर रास्ता अख्तियार कर लिया कि एक मोबाइल छीन लेंगे, हमें 20-30 हजार रुपए मिल जाएंगे। अभी तो 30 से 35 रुपए मजीद बढ़ने वाला है पेट्रोल। फिर कहाँ जाएंगे हम लोग, बताइए? ज्यादा बढ़ेगा। वो तो है, तवक्को तो ये है और ज्यादा ही बढ़ेगा। इसके लेकिन बहरहाल आप क्या सारी चीजें आपके अपने जज्बात क्या हैं? आपके अपने जज्बात क्या है? कि आप या तो फट पड़े। सर जज्बात पे अगर फट पड़ेंगे तो मैं अंदर चले जाऊंगा। लेकिन बहरहाल आपने नुमाइंदगी कर रहा है। मेरे पास बहुत सारे फोन भी आए थे, थोड़े ताजरों के भी, उसके जो कि इंपोर्टेड अशिया के जो कारोबार करते हैं, उनका कहना है कि 5 लाख से ज्यादा दुकानदार जो हैं वो बिल्कुल बेरोजगार हो जाएंगे। इसमें एक चीज और बिलाल साहब, सॉरी आपकी बात काट रहा हूं, इसमें इन्होंने 38 आइटम इंपोर्ट पे बैन लगाया। उसमें से कई आइटम तो उन्होंने सही बैन लगाए। ठीक है जी। देखिए, लग्जरी आइटम अगर हम टिश्यू पेपर इंपोर्ट करते हैं तो ज्यादती है, मुल्क के साथ ज्यादती है। कोल्ड ड्रिंक इंपोर्ट करते हैं तो मुल्क के साथ, चॉकलेट इंपोर्ट कर रहे हैं, चॉकलेट इंपोर्ट, पनीर इंपोर्ट कर रहे हैं, ये तो ज्यादती है। आप इसमें एक चीज और थी, मैं आज एक दोस्त के पास बैठा हुआ था और आपने उनसे प्रोग्राम शुरू होने से पहले आपने उनका नाम भी लिया था। वो ये बोल रहे थे कि जी इसमें जो कार पे जो 2 तरह की गाड़ी इंपोर्ट होती हैं, एक तो इंपोर्टेड कार्स कर रहे हैं जो ब्रांड न्यू 0 मीटर कार्स हो रही हैं, एक जो हमारे जो पाकिस्तान से बाहर लोग जो हैं गिफ्ट स्कीम के तहत जो गाड़ियां भेजते हैं, वो उसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज इन्वॉल्व नहीं होता। उस पर आसानी करनी चाहिए। उस पर नहीं, उसके साथ एक और स्टेट ऑफ आर्ट बात बताए कि जो उसकी जो पाकिस्तान में ड्यूटी है वो भी वहां से रेमिटेंस मंगा के ड्यूटी भरी जाती है। और उसकी फिगर ये है कि अगर इन्होंने इंपोर्ट नहीं की तो इनको $3 बिलियन का हिट आएगी। आप अच्छा, मैं जरा शिरोज साहब जी, शिरोज साहब हमारे साथ है ना? मैं आप लोग के साथ। अच्छा, मैं अब आपकी तरफ आ रहा हूं। मुझे ये बताइए कि अभी गुलजार फिरोज साहब, ये समीर गुलजार साहब मुझसे कह रहे थे कि ये जो इंपोर्ट आइटम पे 38 आइटम पे जो पाबंदी लगी है, तो क्या आप समझते हैं कि इस पे जो हुकूमत ने 7,000 से ज्यादा के जो टारगेट रखा है ABR का, तो इस ABR का टारगेट पूरा हो सकेगा? अगर इंपोर्ट आइटम पे इस तरह उन्होंने बैन लगाया तो ड्यूटीज पे तो इनको बड़ी शॉर्टफॉल होगा। लेकिन सर बहुत सारी पॉइंट्स है इसमें जो आप लोग ने अभी कन्वर्सेशन में किए हैं, मैं वन बाय वन सकता हूँ। आपने जैसे जिक्र किया 7,100 का जो टैक्स टारगेट मिला है, तो पिछले साल जो फिस्कल ईयर एंड होगा तो 6,100 का। आपको अगर 7,100 का मिल भी गया है तो ये 8,000 का भी हो फिर भी अचीव हो सकता है, 9,000 हो तब भी अचीव हो जाएगा। सवाल बनता है कि कैसे अचीव हो जाएगा। देखिए, हम एक नेट इम्पोर्टिंग कंट्री है। हमारा अलमिया इस वक्त ये है, क्योंकि बहुत ही अलार्मिंग सिचुएशन है हम लोग के लिए, कि हम लोग ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं अपनी इंपोर्ट के थ्रू, अपने सेल्स टैक्स के थ्रू, इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू। बिल्कुल हमारा जो कनेक्शन है
वो 80%, 70 to 80% ऑन एवरेज हम लोग इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू अपना रेवेन्यू कलेक्ट कर रहे होते हैं। अगर हम अपने डायरेक्ट टैक्स की तरफ नजर उठा के देखें तो वो कोई अराउंड कोई 2% से बढ़ के अब 9% ऑफ जीडीपी तक के आया है जी। और बाकी 92-90% अभी भी हमारा जो डायरेक्ट टैक्स का जो जितना भी हमारा अनडॉक्यूमेंटेड सेक्टर है वो अभी भी अनडॉक्यूमेंटेड ही है। तो अगर आप ये समझते हैं कि मैं 7000 एक्स को जो टैक्स है वो इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू लगा लूंगा, वो मैं लगा सकता हूँ, मैं इसको अचीव भी कर सकता हूँ, मेरी ये कोई बहुत बड़ी अचीवमेंट नहीं है। अब सवाल ये है कि 7100 और 6100 ये जो डिफरेंशियल है ये मैं किस तरीके से इसको कवर करूंगा, मतलब पिछले साल का और जो आने वाला साल होगा जो मैं टैक्स कलेक्ट करूंगा, तो मैं ऐसे करूंगा। मुझे थोड़ा सा, मैं आपको थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ, मुझे ये बताइए कि 7000 से ज्यादा जिन्होंने टारगेट रखा है एपीआर का 2022-23 के लिए हो जाएगा पूरा? चांसेस हैं? मैं आपसे स्टार्ट होगी कन्वर्सेशन अभी कहा ना, आप 8000 लगा दें, 8000 भी कलेक्ट कर लूंगा, आप 9000 लगा दें, मैं 9000 भी कलेक्ट कर लूंगा। मसला ये नहीं है, मसला ये है कि टैक्स मैंने कलेक्ट कैसे करना है, मैंने अपनी वो बेसिस चेक कर ली है। क्या मैंने वो इनडायरेक्ट टैक्स भी इसको कलेक्ट करना है या डायरेक्ट टैक्स भी इसको मैंने कलेक्ट करना है? सवाल ये है, जवाब इसका ये है कि मैंने इसको इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू कलेक्ट करना है। तो जब मैंने इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू इसको कलेक्ट करना है तो मैं आराम से इसको कर सकता हूँ कलेक्ट। लेकिन इकोनॉमीज की एक अच्छा मेथड नहीं होता कि कोई भी इकोनॉमी अपने रेवेन्यूज को कलेक्ट करे थ्रू इनडायरेक्ट टैक्स सिस्टम। मैंने अपने डायरेक्ट टैक्स के ऊपर रिफॉर्म्स को लेकर आना होगा। मेरे जितने भी सेक्टर्स हैं, मेरे चंद कोई कॉर्पोरेट सेक्टर्स हैं, चंद कोई कंपनीज हैं जो टैक्स देती हैं, डायरेक्ट टैक्स के अंदर अपना कॉन्ट्रीब्यूशन पे करती हैं। बाकी तो मैंने जैसे आपको कहा 90% हमारा अनडॉक्यूमेंटेड है। इसके ऊपर मैंने रिफॉर्म्स लेकर आने होंगे। ये 1.5 साल का काम नहीं है। 1.5 साल के अंदर तो मैं जो अभी हमारे एक सीनियर रिस्पेक्टेबल ऑनरेबल सर बात कर रहे थे रिजर्व्स की और वर्ड्स ऑफ द कोलैप्स की, कि हम लोग कोलैप्स पे नहीं है। ऑब्वियसली हम कोलैप्स पे अगर नहीं भी हैं तो हमें फिर क्या जरूरत पड़ रही है कि हम इस टाइम पे आकर इम्पोर्ट को बैन करें। इन इम्पोर्ट को बैन करने से हमें कितना ज्यादा फर्क पड़ जाएगा हमारे बिल के ऊपर। हम तो आधे से ज्यादा जो हमारा इम्पोर्ट का जो बिल है, अगर हम इसको चेक करें स्टेट्स पे जाकर TBS पे और डिफरेंट स्टेट टैक्स की फिगर्स को देखें तो हमारा जो ज्यादातर इम्पोर्ट का जो बिल होता है वो तो ज्यादातर हमारे ऑयल कमोडिटीज का और डिफरेंट चीजों का होता है। तो वो तो आज भी हम इम्पोर्ट करेंगे हमारी आपकी निगाहों में क्या है? आपकी निगाहों में क्या है कि इस वक्त आप एज ए इकोनॉमिस्ट मौजूदा हुकूमत को क्या मशवरा देना चाहते हैं कि इनकी अपनी रिफॉर्म्स में तो साबका हुकूमत भी नाकाम हो गई, मेरा ख्याल है कि शब्बर जैदी भी चले गए और बहुत कुछ हुआ, तो अब बात ये होती है कि रिफॉर्म्स कैसे होगा, कौन करेगा, कैसे करेगा? देखिए, शब्बर जैदी साहब जिस मोटिव के थ्रू आए थे तो वो मोटिव अच्छे थे, लेकिन हम सब जानते हैं कि इस इकॉनमी के अंदर पूरा एक बहुत बड़ा माफिया है। अब वो माफिया रेगुलेट नहीं करने देता एक इंसान को उस इकॉनमी के अंदर, उस सिस्टम के अंदर। तो बहुत सारे हर्डल्स भी होते हैं। दूसरी चीज देखिए, रिफॉर्म जिसमें ये है कि जो आपका फिस्कल डेफिसिट इसका बहुत ज़्यादा बड़ा हुआ, आप अपने जितने भी नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स हैं उनको एटलीस्ट आप कम कर सकते हैं। आप सारी लग्जरियस जो चीजें आप बैन कर रहे हैं, ठीक है, इट्स ओके, लेकिन जो आपके डिफरेंट एक्सपेंडिचर्स हैं, आपकी इतनी सारी इसमें मिनिस्ट्रीज खुली हुई है जिनका कोई लेना आप ये चीजें खत्म कर सकते हैं। कितना आप कर्टेल करेंगे अपने नॉन डेवलपमेंट एक्सपेंडिचर्स। शेरो साहब एक मिनट आप साथ ही रहिएगा। मैं जरा समीर गुलजार साहब से इस हवाले से कह लूं कि ये रिफॉर्म्स की बातें कर रहे हैं, कौन करेगा रिफॉर्म्स? ठीक है, जैसे शहजू साहब ने बोला कि पेट्रोलियम 50% हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट है। अच्छा जी, आपके पास इमीडिएट टैक्स आता है इसी से पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, तो इनको टैक्स वहाँ पे पेट्रोल पे सेल टैक्स लगाना पड़ेगा। और रिफॉर्म्स की ऐसा नहीं है कि आप सुबह उठे और ये रिफॉर्म कर दें, मुमकिन नहीं। देखिए, आपके पास शॉर्ट टर्म विजन, लॉन्ग टर्म, 3.5 साल तो रिफॉर्म इसी करते रहे, कहाँ हुआ? देखिए, आप इस वक्त जो प्रॉब्लम जो आ रही है हमारे पास, जो सबसे बड़ा जो हमारे पास प्रॉब्लम जो है वो हमारी बिजली में, जो हमारी जो हाइडल बिजली का बहुत कम हमारे पास जंक है। हम हाइड्रो बिजली बना रहे हैं। बिजली से जब हाइडल बिजली नहीं बनाएंगे और तेल से आप फर्नेस ऑयल से बिजली बनाएंगे, गैस से बिजली बनाएंगे, आप इसी तरह प्रॉब्लम में फंसे रहेंगे। आप आज ये सोच लें कि स्टील, रॉब, बोरो, चोरी करें, डाका डालें, आपने डाउन द लाइन 5-7 डैम बनाने हैं और उनकी कैस्केडिंग करनी है। यहाँ पे डैम तो बन रहे हैं। नहीं, वो डैम इस स्पीड से बनेंगे तो स्पीड की बात है, डैम तो बन रहे हैं। नहीं, आपको एक डैम ऊपर बनाना है और उसकी कैस्केडिंग करें, नीचे डैम बनाना है। वो कुछ अमनो अमान के मसाइल है जो कि चाइनीज पे हमले हो गए या उसकी वजह से स्लो हो गया। लेकिन मेरा अपना जाती राय है कि साबका हुकूमत को एक क्रेडिट देंगे आप कि उसने डैम्स की तरफ तवज्जो दी।
नहीं, वो स्पीड में नहीं थी, वो स्पीड में नहीं थी। लेकिन है तो वर्किंग में लेकिन तो है ना। आपके पास टोटल 6,200 अरब डॉलर 6,200 अरब रुपए है, उसमें 1,500 अरब रुपए आपके चले जाते हैं इसमें डेट फाइनेंसिंग में, आप जिसका सूद दे देते हैं, और 3,000 चले जाते हैं, 1,500 चले गए आपके, 2,000 चले गए डिफेंस में, तो आपके पास किटी बची कितनी? वो तो सीपैक के तहत बन रहे हैं ना डैम्स। तो आपको सीपैक के बाद इंटरेस्ट कितना देना पड़ रहा है आपको? वो तो बात की कहानी की क्या देना पड़ेगा, लेकिन सीपैक के तहत तो है ना, वासु डैम है, आपके दूसरे दीगर डैम भी है जो बन रहे हैं, लेकिन बहरहाल हाइडल बिजली नहीं बनाएंगे हम मुल्क से। हाँ बिल्कुल सही है। मेरा ख्याल है कि हम थोड़ा सा एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा हम शिरोज साहब से और सईद कुरैशी साहब से भी बात करेंगे। नाज़रीन साथ रहिएगा। वेलकम नाज़रीन, प्रोग्राम दरहकीकत में हम दोबारा हाजिर हैं, और जो गुफ्तगू चल रही थी यकीनी तौर पर मईशत हमेशा से खुश्क मौजू रहा है, और ये खुश्क मौजू रहा तो है, लेकिन हमें भी जानते हैं और आप भी जानते हैं कि जो मुल्क मईशत और सियासत दोनों अटैच हैं। अगर मईशत अच्छी होगी तो लोग खुशहाल होंगे, तो इसलिए अक्सर जो है वो स्टूडेंट्स के लिए भी और अमूमन नाज़रीन के लिए भी मईशत का जो टॉपिक होता है वो थोड़ा खुश्क मौजू होता है, लेकिन बहुत ही जो है वो एक इंफॉर्मेटिव गुफ्तगू जो की गुलजार फरोज साहब ने, और मेरे साथ स्कैप पे जो शिरोज खान साहब थे उन्होंने भी की। लेकिन पहले मैं ज़रा सईद कुरैशी साहब से बात कर लूँ, फिर मैं शिरोज साहब की तरफ आगे बढ़ेंगे। सईद कुरैशी साहब जी कुछ कहना चाह रहे थे आप? देखिए बिलाल साहब, मैंने तो आज सोच लिया है, ये जो ना हमारे जो आजकल एक जुमला है ना, धरना, तो हम तो फिर धरना दे देंगे भाई, हमारे सारे मुतालबात पूरे करो। फिर हम क्या कर सकते हैं, मुझे एक बात ये बताइए, क्या करेंगे धरना? हमेशा हम आपसे रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि भाई आप हमारी आवाज़ को आगे जो है ना वो आलो कम तक पहुंचाइए। ये आप ये देखिए कि ये सारी चीज़ें किया हैं, कुछ दिन बाद ऐसा होगा कि आदमी बकरे की गोश्त की दुकान पे जाएगा, उससे कहेगा 3 बोटियां बकरे की दे दो और आधी मुर्गी दे दो, भाई इससे ज़्यादा मैं नहीं खरीद सकता। किस तरीके से चीज़ को आप कंट्रोल करेंगे मुझे बताइए। अभी आपने मेरा तारुफ कराया ताजरों के, आप यकीन करें पूरे पाकिस्तान के ताजर बशमूल कराची के जो ताजर है वो इस वक्त इतने परेशान है जिसकी कोई इंतहा नहीं है। किसी की गाड़ियां बिक गई, किसी के प्लॉट बिक गए, किसी ने अपनी बीवी का जेवर तक बेच दिया। 100%। एक तो कोरोना से कोरोना वाले की रिकवर नहीं हुई, पॉइंट आउट किया, कोरोना से अभी कमर सीधी नहीं हुई थी। इस साल हम बड़े होपफुल थे, सारे ताजर, मैं सारे ताजरों की बात कर रहा हूँ, हम बहुत होपफुल थे कि हमने जो ईद का सीजन जो है लगाना है, चाहे वो रेस्टोरेंट्स वाले हो, चाहे वो गारमेंट्स वाले हो, कोई भी हो, लेकिन इस साल जो किसी का भी जो है ना वो ईद का सीजन ऐसा नहीं लगा। उसकी वजह से क्या हुआ कि भाई आदमी के अंदर जो परचेसिंग पावर होती है अवाम में वही नहीं है। भाई वो घर में अपना खर्चा पूरा करे, अपना खाना खाए या कपड़े, ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जिन्होंने अपने बच्चों का कपड़े बनाए और माँ बाप ने अपने कपड़े नहीं बनाए, पुराने कपड़े सीट पे पहने। बेशक, ये व्हाइट कॉलर लोगों की बात है। बेशक। तो मैं आपसे इंतहाई हाथ जोड़ के आजाना और मौजूदा, किसको, IMF को कह रहे हो या हुकूमत को कह रहे मैं हैं? सबको कह रहा हूँ। IMF के सामने हाथ जोड़े ना। नहीं, हम तो अल्लाह के सामने हाथ जोड़ेंगे, IMF के सामने हाथ क्या जोड़ेंगे। हम ये कह रहे हैं कि भाई इसका तदारुक करो, वरना आगे जाके क्राइम बढ़ेंगे, परेशानियां होंगी, क्या करेंगे। एक औरत अगर उसके घर के अंदर, मैं कहता हूँ, वो कहती है कि मेरे घर में अगर इतना दूध है कि वो मेरे बच्चे पी लें तो मैं रात को सूखी रोटी खा के सो जाऊंगी, वो पोजीशन हो गई है कराची के अंदर। आप देखो लंगर खाने कितने खुल गए, आप कभी जाके देखें जो लोग खाना खिला रहे हैं, कैसे कैसे लोग बैठ के वहां खाना खाते हैं, किस तरीके। एक नाश्ता लेने चले जाए 1000 का नोट, आपको पता नहीं चलेगा कि नाश्ते में कहाँ गया। 1000 तो अब 100 का नोट बन गया। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर डॉलर की चीजें देखें, उसके देखें आखिर कब तक पूरा होगा। मुझे आप इसका जवाब दें पहले। मैं क्या जवाब दूंगा, आप बताएं क्या हो रहा है इसको, कहां से करेंगे मुझे बताएं। हम ताजर कहां तक करेंगे? यही होगी, दुकानें बंद होगी, कारोबार बंद होंगे, लोग नौकरियां पे आ जाएंगे, क्या करेंगे, और शरीफ आदमी अपने घर बैठ जाएगा। सईद भाई, हम लोगों ने धरना दिया SHGC के सामने। जी जी मुझे पता, एक दफा नहीं 2-3 दफा दिया। नहीं, आखिरी जो धरना दिया 6-7 दिन का धरना दिया। 7 दिन के धरने पे उसके बाद हमारे एक्स पेट्रोलियम मिनिस्टर साहब ने हमारे को टाइम दिया कि जी आप आए और हमसे मिलें, और जब हम वहाँ पे पहुँचे तो उन्होंने मिलने से इनकार कर दिया। और वहाँ पे कोई पूछने वाला ही नहीं था कोई जी के, ना SHGC की इंतजामिया ना गवर्नमेंट को, ऐसा लगता था कि रेट ही नहीं है कोई गवर्नमेंट की, तो धरने से कुछ भी नहीं होगा, गवर्नमेंट को कुछ भी नहीं फर्क पड़ता। अच्छा, एक बात और भी थी ना कि ये जो आप लोगों ने CNG की जो 300 रुपए किलो हो गई ना, 305 रुपए किलो हो गई, 300 रुपए किलो। अब आप लोग टोटल जो RLNG इस्तेमाल कर रहे हैं? RLNG कर रहे हैं, और इस वक्त कराची के 313 CNG स्टेशन में 282 CNG स्टेशन बंद हो चुके हैं। ठीक है। अब बताएं कि जो 20-25 CNG चल रहे हैं, हाँ। उनकी भी सेल 100-200 kg है। आप मुझे बताएं कि 180 रुपए लीटर पेट्रोल लेके वो लेगा, या क्या नाम है 300 रुपए में kg में गैस लेंगे? मेरे ख्याल पेट्रोल की तरफ लोगों का रुझान बढ़ गया। और इसीलिए पेट्रोल की प्राइस जो आपकी कंजम्पशन बढ़ी है, और जब इनका इंपोर्ट बिल जो $3 बिलियन का और बढ़ेगा तो अभी नई वाली हुकूमत को फिर पता लगेगा। और यहाँ पे अगर $10-15 और अगर ब्रेंट की प्राइस बढ़ गई
वो चांसेस है, इसलिए कि रूस और यूक्रेन की जंग में अब तेजी आने वाली है। तेजी आने तो अगर बढ़ गई और अगर तो उसमें और गवर्नमेंट परेशान होगी। गवर्नमेंट परेशान नहीं होगी, आवाम परेशान होंगे। आवाम तो बेचारी क्या करे, गवर्नमेंट ने तो पैसे नहीं है। गवर्नमेंट ने तो अपनी अर्निंग के लिए जो भी होगा वो आगे बढ़ जाएगी। आप टैक्स मुझे बढ़ा देगी। बताएं कि आज की वर्किंग से 265 रुपए लीटर कॉस्ट करेगा, 265 रुपए में कोई बंदा पेट्रोल डला सकता है? जी शराब खान साहब, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी मुझे हाँ शराब साहब, ये बताइएगा कि अभी समीर गुलजार साहब की शायद गुफ्तगू आपने सुने भी होगा, वो कहते हैं कि बड़ी होपलेस कंडीशन है। आप मुझे बताइए कि क्या ये पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद इजाफा हुआ? आप क्या समझते हैं कि मजीद कितने तक के इजाफे की तवक्को की जा रही है? ये प्राइस जो एस्टिमेट है इस वक्त वो स्टिल इसमें 15-20 रुपए का और इजाफा होना है। सब्सिडी जो इस वक्त जी। लेके चल रही है, इसमें सेल्फ टैक्स की मैं आपसे बात नहीं कर रहा। इसमें 3 चीजें हैं, अगर हम बाकी इसको सीरियसली अगर लें, एक तो हमें ये कर लेना चाहिए कि इसका कोई मैकेनिज्म ड्राफ्ट कर लें, 1.5 साल के अंदर बिल्कुल पॉसिबल है, विद इन ईयर पॉसिबल है कि हम एक टारगेटेड सब्सिडी रख लें अगर हमें किसी को बाकी सब्सिडाइज करना है, जिसमें जिसमें हम 5 एरियाज कंसीडर कर सकते हैं। एक तो हम मोटर बाइक वाले को देख सकते हैं, दूसरा हम 3 व्हीलर जो रक्षा होता है उसको देख सकते हैं, ट्रैक्टर वालों को देख सकते हैं, एग्रीकल्चर की जो चीजें हैं तो इनको जो- इनको आप कह रहे हैं सब्सिडी दी जाए, इनको सब्सिडी दी जाए। हाँ, और एक जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, इन 5 चीजों को अगर हम देखें तो ये टारगेटेड Subsidize किया सब्सिडी हो जाएगी। रेदर देन इससे कि अगर एडिशनल 2000 पे किसी को दें, किसी को 4000 दे दें, किसी को 3000 की लिमिट दे दें, बेहतर नहीं है। दूसरी इसमें चीज ये है कि हमारे जो डायरेक्ट टैक्स के रिफॉर्म्स हो रहे हैं वो कर सकते हैं, लाइक जो हमारा पॉइंट ऑफ सेल अच्छा, सिस्टम है। इसमें एक चीज ऐड करूंगा शेरोज साहब, एक ऐड करूंगा, मुझे आपसे चाहिए, मैं बाकी अपने मेहमानों से भी पूछूंगा। ये गवर्नमेंट जो है वो इलेक्ट्रॉनिक की तरफ क्यों नहीं जा रही है? ये इलेक्ट्रिक कार, इलेक्ट्रिक बसें निकाले ताकि वो पेट्रोल और डीजल की कंजम्पशन को कम करे। क्या आप समझते हैं कि इस दायरे में हुकूमत को एक मजबूत पॉलिसी बना के इस दायरे में चलना चाहिए? सर जैसे कि टेस्ला की एग्जिस्टेंस तो आती है नजर, और जो इन्वेस्टर जब भी होता है वो कंट्री के अंदर जब भी आपका इन्वेस्ट करता है कोई भी चीजों के अंदर, क्योंकि दे रिक्वायर अ ह्यूज इन्वेस्टमेंट इन अवर कंट्री, इन एनी वन कंट्री। तो इसमें ये होता है कि आपकी एक तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होनी चाहिए और दूसरा आपकी पॉलिसी के अंदर कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। हम हिस्ट्री उठा के देख लें तो हमारी कभी भी पॉलिटिक्स के अंदर स्टेबिलिटी कभी भी नहीं रही। हमें यही नहीं पता होता कि हम 5 साल हुकूमत करेंगे, 3 साल करेंगे या कल ही चले नहीं, जाएंगे। मैं ये कह रहा हूं कि आप मौजूदा हुकूमत को, अगर हम ये कहते हैं कि अगर मौजूदा हुकूमत इलेक्ट्रॉनिक गाड़ी पे, इलेक्ट्रॉनिक बसों पे की तरफ अगर रवा हो, और जो पॉलिसी आपका हुकूमत ने बनाई थी ऑटोमोबाइल की, जो इलेक्ट्रॉनिक की, तो उस पर अगर जल्द से जल्द अमल दरामद किया जाए तो पेट्रोल की इंपोर्ट से हम बच सकते हैं एक हद तक, काफी हद तक। बिल्कुल आपकी बात ठीक है, इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन होना चाहिए, इस पर वर्किंग भी होनी चाहिए, और अगर ये टाइम फ्रेम इसके अंदर हो सकता है, मेरे ख्याल में शायद नहीं हो सकता, लेकिन अगर विद इन अ टाइम फ्रेम ये चीज पे काम किया जा सकता है तो मोस्ट वेलकम। इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन की तरफ तो हमें जरूर जाना चाहिए, क्योंकि हमने आज तक एक्सपोर्ट्स के ऊपर बात की है, वैल्यू एडिशन के ऊपर बात की है, लेकिन कभी भी हमने इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन के ऊपर बात नहीं की। तो अगर ये चीज है तो इम्पोर्ट सब्सिट्यूशन बिल्कुल होनी चाहिए। दूसरी और भी बहुत सारी चीजें कि लाइक आप अपने डायरेक्ट टैक्स की रिफॉर्म्स पे काम कर सकते हैं विद इन अ ईयर। आपके जो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम है, जिसकी मैंने आपसे पहले भी बात करी कि जो खान साहब ने स्टार्ट किया था, अगर वो पॉइंट ऑफ सेल सिस्टम हमारे डिफरेंट सेक्टर्स के अंदर इंप्लीमेंट हो जाता है तो हमारा बहुत सारा ऐसे सेक्टर्स है, डिफरेंट रिटेल का आप सेक्टर ले लें, दूसरे आप सेक्टर्स ले लें जो अनडॉक्यूमेंटेड है, वो डॉक्यूमेंटेशन के अंदर आ सकते हैं, आपका टैक्स बेस बढ़ सकता है, रादर देन इसके कि आप टैक्स रेट्स को इंक्रीज करके अपना टैक्स को कलेक्ट करें। वहां से आपका टैक्स रिफॉर्म हो जाएगा, डायरेक्ट टैक्स के अंदर आपका कंट्रीब्यूशन टैक्स जीडीपी का अच्छा हो जाएगा। ठीक। तीसरी ये चीज है जो आपकी स्टेट और इंटरप्राइजेज है, अगर आप उन पर थोड़ा बहुत काम कर ले, जो कि उसके लिए भी काफी वक्त दरकार है, लेकिन अगर आप थोड़ी बहुत चीजें इन पे कंसंट्रेट कर ले तो ये आपकी रेवेन्यू जनरेशन कैपेबिलिटी को और बढ़ाएंगी, रादर देन इसके कि आप वही टैक्स जनरेशन डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स के थ्रू करें, तो ये कोई ज्यादा खास बात नहीं है। ठीक है, एक मिनट आप साथ रहिएगा, मैं जरा गुलजार फिरोज से सवाल समीर क्या, गुलजार। हाँ समीर गुलजार, मुझे बताया कि क्या ये इलेक्ट्रॉनिक जो ऑटोमोबाइल पॉलिसी बनी थी इस पर तवज्जो क्यों नहीं दी जा रही? अगर दी जाए तो क्या जो भी, अगर आप इलेक्ट्रिकल कार की आप बात कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कार है, बसें हैं, जो भी है, लेकिन आप जब भी आप किसी जगह पे इलेक्ट्रिक स्टोर करते हैं तो उसकी लॉसेस तो हैं। अगर 2000 मेगावाट ग्रिड पे बना रहे हैं और उनको बैटरियों में कन्वर्ट करके उनको यूज़ करेंगे तो 30 से 40% ये इंटरनेशनल स्टडीज़ हैं जहाँ पे बहुत एफिशिएंट बैटरीज हैं, वहाँ पे 40% आपका पावर लॉसेस है। तो आप मुझे बताएं कि जी हम जो आप बिजली बना रहे हैं, फिर तो हम वही ना डीजल फर्नेस ऑयल से बना रहे हैं ना, फर्नेस ऑयल इम्पोर्टेड RLNG से बना रहे हैं, तो आपका फिर इम्पोर्ट बिल बढ़ जाएगा।
देखिए आपको यहाँ पे दो तरह की है, या तो एक एक्सपोर्ट भी बढ़ाएं और जो आपकी इंपोर्टेड चीजों को रिप्लेस कर रही है जो इंडस्ट्री, जैसे लगाएं। उसको भी लाएं। जैसे अब सीएनजी है, अगर सीएनजी अगर आरएलएनजी पे अगर हमारे को एक कार्गो दे देते हैं तो आपको आपको साल का $200-300 मिलियन बच जाएगा। तो इस तरह की कई सेक्टर्स हैं। अगर इस तरह के अगर 10-15 सेक्टर उठा लें तो आपको पता लगा $5-7 बिलियन आपको बच गया, और आपका $13 बिलियन का डेफिसिट है, तो 13 में अगर $7 बिलियन रह गया तो $6 बिलियन रह जाएगा ना। तो ये बात जो आपके साहब का हुकूमती थी उनकी अकल में नहीं आई? सर वो सुनने को तैयार नहीं शौकत थे। तरीन साहब से बात हुई इस हवाले से? शौकत तरीन साहब से तो बात नहीं हुई, लेकिन बाकी जो जैसे हैं सेक्रेटरी साहब से बात की, सेक्रेटरी साहब ने बोला योर पॉइंट वेल नोटेड के बाद उन्होंने क्या बोला क्या नहीं बोला उसका क्या था। इससे हमाद अजहर थे ना, हमाद अजहर इसके वो तो मिलना ही नहीं चाहते थे, हमाद साहब मिलने ही नहीं चाहते थे। मिलना ही नहीं चाहते थे। क्यों वजह? अब वो आप उनसे पूछ लें सर, अभी फोन पे, अभी तो अब तो शायद पहले तो लाइन पे नहीं आते थे, अब शायद आ जाएंगे। अभी भी नहीं आ रहे। बहरहाल सही भाई जी। अच्छा सर, एक बात मैं आपसे मुखातिब हूँ, वो ये है कि हमने अक्सर ये देखा है कि हुकूमत कोई भी पॉलिसीज लेकर आती है मुल्क के लिए, अवाम के लिए, तो मुल्क का एक बहुत बड़ा सरमाया ताजिर बिरादरी है, जिसे हम बिजनेसमैन, रीढ़ की हड्डी है भाई। रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की रीढ़ की हड्डी। हम बिल्कुल, सारे जितने भी हैं, बिल्कुल, चाहे बिल्कुल। उसकी एक पान की दुकान हो या छोटा दुकानदार हो या कोई इंडस्ट्रियल, बिल्कुल। एक चीज का फकदान है कि जब भी कोई चीज होती है उसके अंदर हमारे चैम्बर को या हमारे उनको ऑन बोर्ड क्यों नहीं लिया जाता कि भाई हम मुल्क के लिए एक ये चीज बना रहे हैं। देखिए ऑन बोर्ड नहीं होता, सर, बात ये होती है बैठ उनके के- ये तजावीज भेजते हैं, तजावीज़ भेजते कुछ भी कोई हैं, अमल लेकिन नहीं। उसको रिजेक्ट कर देते हैं, वो उसको ये शामिल ही नहीं करते। कहने का मतलब है कि उसमें ये चाहिए कि भाई उन पे जो गौर करे कि हमारे जो मुल्क के जो लोग हैं उनमें कितनी स्ट्रेंथ है, कितना पावर है, कितने की चीज खरीद सकते हैं, क्या करेंगे फिर वो करप्शन बढ़ेगा, फिर क्या करेगा फिर उसको आप बताइए। एसएमईज, हाँ स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्रेन्योर के हवाले से बिल्कुल अगर मजीद पेट्रोलियम की कीमतें बढ़ गई तो क्या होगा? सर, बहुत परेशानी होगी। उसकी वजह यह है कि देखिए आगे जो सोर्स ऑफ इनकम है ना, कमाई के जरिए, वो नहीं है लोगों के पास। बाइंग पावर भी नहीं है ना, बाइंग पावर है। आप कितनी उसकी सैलरी बढ़ाएंगे अपने स्टाफ की, साहब, कितनी इसमें- आप सैलरी देंगे मुझे सही बताएं। साहब, आपकी माजरत बात काट रहा जी। हूँ। अगर इन्होंने पेट्रोल, मैंने पिछले प्रोग्राम में ये बोला था कि ये अगर टैक्सेस नहीं लगाएंगे तो डॉलर $200 का हो जाएगा। आज आप डेट नोट कर लीजिएगा। अगर इन्होंने पेट्रोल के ऊपर ये प्राइस डिफरेंशियल क्लेम और पेट्रोलियम लेवी और टैक्सेस वसूल नहीं किए तो आज से 6 महीने बाद हम बैठे होंगे, $250 का डॉलर होगा। और जब $250 का डॉलर होगा तो आप वैसे ही 300-350 रुपए की आप पेट्रोल की बातें कर रहे होंगे। खैर, तो मेरे ख्याल में शिरोज साहब मेरी आवाज आ रही है? जी जी सर, ये तो जो हमारे दोस्त बैठे हैं ऑल पाकिस्तान सीजे सिंध के समीर गुलजार साहब, कुछ सवाल करेंगे शिरोज साहब से आप? सर ये बताएं कि जी अगर हमने टैक्सेस पेट्रोलियम पे वसूल नहीं किए तो आप क्या देखते हैं कि जी डॉलर प्रेशर में, रुपी प्रेशर में रहेगी या नहीं रहेगी? देखिए, ये मेरा मोस्ट कंज्यूमेबल आइटम है, और इसके ऊपर भी अगर मैं टैक्स नहीं कमाऊंगा तो फिर मैं कहाँ से कमाऊंगा? क्योंकि मेरा डायरेक्ट टैक्स का तो कंट्रीब्यूशन मैं आपको बता चुका हूँ मेरी जीडीपी के अंदर कितना है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी एक चीज देखूंगा कि जो इंटरनेशनल ऑयल मार्केट प्राइसेस हैं वो कहाँ और कहाँ जाकर रुकती हैं। माइट बी पॉसिबल कि वो कम हो, माइट बी पॉसिबल कि वो बढ़े, लेकिन ऑब्वियसली ये पीटीआई हो, पीएमएलएन हो, पीपी हो, कोई भी हो, ये किसी भी हुकूमत के हाथ में नहीं होता, क्योंकि ये मैंने इम्पोर्ट करना है तो लिहाजा मेरी ये प्राइसेस मेरे हाथ में नहीं। तो बहरहाल ये प्राइसेस तो फ्लक्चुएट करेंगी, अगर बढ़ेंगी तो ऑब्वियसली अगर मैंने सब्सिडी भी इसके ऊपर से हटा देनी और अगर इसको मैंने सेल्स टैक्स के अंदर भी लेकर आना है तो ऑब्वियसली इसको प्राइसेस को बढ़ना है, और बढ़ना है तो ये देखें ये एक चीज मुनासिब है। वो बढ़ना तो है। मेरे कहना मतलब समीर गुलजार साहब की जो क्वेश्चन था कि क्या जो पेट्रोल पे जो इनको सेल्स टैक्स और लेवी का भी इन्होंने सिफर किया हुआ है, अगर इन्होंने उसको चार्ज नहीं किया तो सब्सिडी देते रहे तो यकीनी तौर पे जो है वो मजीद जो है वो मतलब कि मईशत पे जो है वो प्रेशर आएगा, रुपी प्रेशर में रहेगी। जी, रुपीस प्रेशर में रहेगा। देखिए वो तो विटनेस हम रहे हैं पिछले 2-2.5 महीने में कि कितना हमारे रुपये ने सस्टेन किया और कितना ज्यादा मुश्किल हमने हालात दिखे हैं। ये तो एक बिल्कुल एक नेचुरल एक बेसिक कॉन्सेप्ट है कि अगर आप जितना ज्यादा सब्सिडी को आगे लेके चलेंगे उतना ज्यादा आपकी मईशत तबाह होगी। तो मतलब है कि आप ये कहना चाहते हैं कि लेवी और सेल्स टैक्स जो है गवर्नमेंट को चार्ज करना चाहिए? चार्ज करना चाहिए, लेकिन डिफरेंट फेजेस के अंदर। जैसे इन्होंने इस वक्त 30 रुपए बढ़ा दिए हैं, हटा दी सब्सिडी को, इस तरीके से अगर ये बाईस चलते इस वक्त जब इन्होंने गवर्नमेंट को हाथ में लिया था, नई गवर्नमेंट ने संभाली थी, उस वक्त से अगर ये हाँ, मतलब देर कर दी ना, आप ये कहना है देर कर दी उन्होंने,
देर कर दी उन्होंने, थोड़ा लेट किया उन्होंने फैसला। लेकिन अभी भी सिचुएशन इनके हाथ से नहीं है, लेकिन अगर अभी भी इसको प्लान कर ले तो सिचुएशन कंट्रोल में आ सकती है। ठीक, बहुत शुक्रिया शिरोज खान साहब, बहुत शुक्रिया। ये थे मोहम्मद शिरोज खान लोधी साहब, ये माशी तजारत, इनकी ख्यालात आपने सुना। हम चले थोड़ा सा गुफ्तगू कर लेते हैं गुलजार फिरोज साहब से। जी क्या कहना चाहेंगे आप किस सिलसिले में? यही सिलसिले में कि अगर हम सपोज के आप समझते हैं कि गवर्नमेंट जो है इस वक्त मुश्किलात में, इत्तेहादी जब हुकूमत इस वक्त देखिए मुश्किलात में है आप मुश्किलात में अगर लेवी बढ़ाते हैं, सेल्स टैक्स बढ़ाते हैं तो पेट्रोल की कीमत बढ़ेगी। तो उसका देखिए आज भी यही बात है कि आप फिर सईद कुरैशी साहब कहेंगे कि सारे लोग जो नहीं बिलाल देखिए इसमें एक बात यह है कि आज भी आपको अगर लॉन्ग टर्म अगर आप कॉन्ट्रैक्ट साइन करें RLNG का तो 10% में मिलता है। 10% पे RLNG का करें, जैसे हमको पहले पेट्रोल को हमने रिप्लेस किया था गैस से, और गैस से करें तो इनका इंपोर्ट का बिल 3-4 बिलियन डॉलर से कम हो जाए। अच्छा, आप लोगों को इजाजत दी गई थी RLNG इंपोर्ट करने की? वर्बली उसको बोला जी आप इंपोर्ट कर लें, फिर तो हमने बोला कि जी आपको इजाजतनामा मिल तो गया था? इजाजतनामा कहाँ मिला, कहाँ परमिशन तो LC खोलने की नहीं दी। हमने बोला कि लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट कर लें, उसकी इजाजत नहीं दी। वहां पे उस जमाने में जी रजाक दाऊद साहब बैठे हुए थे, वो एंटी CNG थे, वो बोलते कि सूरत में नहीं जाते। अब आप ये देखिए कि CNG अगर सपोज के 300 रुपए हो गई है अभी, और 300 रुपए से मजीद ऊपर बढ़ी तो क्या असर होगा? आप नहीं जो मैं बात कर रहा हूँ, अगर हमारे को इंपोर्ट की इजाजत दी जाए, लॉन्ग टर्म एग्रीमेंट की इजाजत दी जाए, तो उस सूरत में हम पेट्रोल से सस्ते हो जाएंगे। नहीं तो मिसाल के तौर पर अभी जो गवर्नमेंट आई है, अब इस गवर्नमेंट से कोई मुज़ाकरात हुए नहीं हुए? इस गवर्नमेंट से बोला पहले हमारे को सेटल होने दें, फिर आपसे बैठ के चीजें बात तय कर लेंगे। जी सईद भाई, आखिरी लम्हात में आप बता दीजिए क्या पैगाम है? बस आखिरी रमात में ये इन्नल्लाह मअस साबिरीन, बस सब्र करके बैठे रहो, उस मुल्क को और कुछ भी नहीं है। और कुछ भी नहीं है। अल्लाह मुल्क के लिए बेहतर करे, ये दुआ करें। जो बेहतर हो अल्लाह ताला वो हमारे लिए कर सकता है, क्योंकि देखिए सारी चीजें आप आजाद के सामने ही हैं। माशाल्लाह हमारे इतने सीनियर यहाँ बैठे हुए थे, ठीक है, ऑन एयर भी सीनियर थे, हम क्या कर सकते हैं। अच्छा ठीक है, दोनों आजाद का बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच बिलाल, थैंक यू। बात ये है नाज़रीन कि जो भी बातें थी गुलजार फिरोज साहब ने की, फिर हमारे साथ जो मुआशी तजारत शिरोज खान साहब लोधी साहब ने की, और हमारे सईद कुरैशी साहब जो कि SMEs की नुमाइंदगी कर रहे थे, उन्होंने शायद कि मेरे ख्याल में ऑन कैमरा थे हम, इसकी वजह से अपने जज्बात को काबू करते हुए बहुत सारी भी की, वरना ऑफ दी कैमरा जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बताई थी हमें कि ताजिर कितना ज़्यादा परेशान है। जब ताजिर परेशान है इसका मतलब आवाम भी परेशान है। समीर गुलजार साहब ने जो बातें की, यकीनी तौर पर हम समझते हैं कि वक्त को इसका तवज्जो देनी चाहिए ताकि CNG सेक्टर हमारा फूल फल सके और मुल्क में एक बेरोजगारी की जो कैफियत है वो खत्म हो सके। फिलहाल इस वक्त इजाजत दीजिए, इंशाल्लाह अगले हफ्ते इसी दिन इसी वक्त आपसे दोबारा मुलाकात होगी। उस वक्त के अल्लाह।